ओके चलिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीआईओ नवीन कुलकर्णी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। ये मार्केट में अब क्या करें, क्योंकि बहुत क्लियरली एक बहुत टायरिंग मार्केट है, ये काफ़ी टफ मार्केट। आपका व्यू क्या होगा? सही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आप। ये मार्केट तो काफी टफ है। सी ब्रॉडली देखेंगे तो जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मार्केट में आता है वो ये है कि ग्रोथ के चैलेंजेस दिखे हैं। ग्रोथ स्केर्स होते जा रहा है। हालांकि इम्पोर्टेंट चीज ये हुआ है कि जो करेक्शन आया है अभी उसके वजह से वैल्यू काफी एमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप में जो करेक्शन आया है वो काफी सीरियस करेक्शन आया हुआ है, जिसकी वजह से वैल्यू मुझे लग रहा है कि वहां पे एमर्ज हो रहा है। तो यहाँ से आगे मुझे लग रहा है कि जाके Q2 के नतीजे जो होंगे वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होंगे क्वार्टर वन के नतीजों के कंपैरिजन में। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्वार्टर थ्री ऑनवर्ड्स पिकअप अच्छा खासा रहेगा या पिकअप हो जाएगा। तो उस हिसाब से मुझे जो वैल्यू दिख रही है स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में दिख रही है। और वहां पे जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अगर क्वालिटी स्टॉक्स में अगर हम निवेश करेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी अट्रैक्टिव है, और रिटर्न्स बनने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके, वाकई अनुज ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, टफ है। टफ भी है, रफ भी है। नवीन जी, आप देखिए ना, जहाँ जहाँ अर्निंग्स के शॉक लगे, स्टॉक्स कोलैप्स भी हुए हैं। इसी रफ पैच को देखते हुए मतलब आप अप्रोच क्या रखें, कहाँ से मतलब आपको लगता है कि मान लीजिए मैं अपने पोर्टफोलियो पे ही काम करता हूँ, किस किस सेक्टर पे आप थोड़ा सा आप यहाँ से इस अर्निंग सीजन के बाद अंडरवेट होना चाहेंगे, थोड़ा सा जहाँ पे आप तक का आपका कन्विक्शन था बट नंबर्स आपको इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम अंडरवेट होने की कैटेगरी पे बात करें, वो कौन सी होगी जहाँ पे आप नेगेटिवली सरप्राइज हुए? जैसे कि अगर मैं ओवरऑल अर्निंग सीजन की बात करूँ, करें तो जहाँ तक BFSI सेक्टर का सवाल है वहां पे मुझे अर्निंग्स में वो क्वालिटी नहीं दिखाई दी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। स्पेशली अगर मैं NBFC स्पेस में अगर देखा जाए तो वहां पे एक्सपेक्टेशन लग रहा था कि क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स बेटर रहेगा। इसके अलावा वहां पे मुझे टू सम एक्सटेंट ये भी लगा है कि जो आगे जाके जो स्ट्रेस है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम हो सकता है उतना कम ना हो। तीसरी चीज ऑफ कोर्स विद रिगार्ड्स टू जो इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल है उसके जो बेनिफिट्स है वो पूरी तरह से मटेरियलाइज हो सकते हैं नहीं हो सकते, उसके बारे में थोड़ी सी आशंका है। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि BFSI में मैं अगर NBFC स्पेस पे थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। दैट इज पॉइंट नंबर वन। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि जो ऑटो का जो स्पेस है और वहां पे जो रेयर अर्थ मेटल्स की जो शॉर्टेज के चैलेंजेस दिख रहे हैं, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़े इश्यूज आ सकते हैं आगे जाके, जिसके वजह से ग्रोथ पिकअप होने की संभावना कम हो सकती है। तो थोड़े बहुत चैलेंजेस दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे पॉकेट्स में, जैसे कैपिटल गुड सेक्टर में, वहां पे थोड़े से चैलेंजेस दिखे हैं। बट ओवरऑल यही लग रहा है कि जो चैलेंजेस अभी आए हैं ये मुझे लग रहा है कि 1 से 2 क्वार्टर रह सकते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट आने की संभावना काफी ज्यादा है। नवीन जी, EMS स्पेस में क्या करें? आज एक मैसिव एक्सीडेंट हुआ, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट इंटरडे में तो 20% तक नीचे था। अभी थोड़ी रिकवरी है लेकिन अभी भी 15% नीचे है ये स्टॉक, 18.5% नीचे है अब। इस स्पेस पर क्या व्यू होगा आपका? जहां तक ये स्पेस का सवाल है, स्पेस में चैलेंज का इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम क्वार्टरली अर्निंग्स और क्वार्टरली नंबर्स पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली चीजें थोड़ी सी टफ दिखाई देंगी। जहां तक जैसे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ने ऑफ कोर्स गाइडेंस काटा हुआ है, तो ओवरऑल अब ब्रॉडली आप देखेंगे जो भी हाई ग्रोथ स्पेसेस थे वहां पे ऑब्वियसली बेस इफेक्ट भी आ रहा है, एंड उसके अलावा मतलब ओवरऑल जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो ऑन दैट हाई बेस थोड़े से कम हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहा है कि ये सब स्पेसेस में चैलेंज ज्यादा करके वैल्यूएशन का है, वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई रहे, तो इस हिसाब से थोड़ा वैल्यूएशन कंप्रेशन होना एक लॉजिकल ये है। इसके अलावा आई वुड स्टिल से कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन सही वैल्यू पे मुझे लग रहा है कि ये स्पेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ये स्पेस मुझे काफी एक्सपेंसिव लगता है। नवीन जी, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी बॉटम फिशिंग या फिर एडिशन किया था आईटी में, वो अपने पोर्टफोलियो को कैसे हैंडल करें, या फिर इस होल्डिंग्स पे करें क्या आईटी को लेकर? अभी तो टैरिफ वॉर है और अब आपको रोज़ बरोज़ इंस्टाग्राम की रील्स में यूएस से जो लोग
रील बना के भेज रहे हैं कि जनाब एक प्रोडक्ट जो पहले $10 का था वो अब करीब करीब $12-14 में मिल रहा है। अल्टीमेटली तो इन्फ्लेशन प्रेशर ही आएगा ना वहाँ पे। तो ऐसे एनवायरनमेंट में अब यहाँ से करीब 2, 3, 4, 5 क्वार्टर का मतलब एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर के लिए आपका व्यू क्या होगा आईटी पर? जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल है, हमारा व्यू 1-2 साल से सिमिलर रहा है कि ये जो सेक्टर है, यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कंपनियों को हम छोड़ दें, तो जहाँ पे ग्रोथ रेट इंटरेस्टिंग और हाई रह रहा है। ओवरऑल सेक्टर एक लो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में फँसा हुआ है। ये उस ट्रैजेक्टरी से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ कंपनीज़ काफ़ी हाई है, जो डिविडेंड अच्छा देती है, कभी बायबैक करती है, बहुत सारी चीज़ें करने की वजह से कैश फ्लो जनरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उस हिसाब से वहाँ पे ट्रेडिंग अच्छा खासा हो जाता है। एक लोअर लेवल पे मतलब लोग एक्यूमुलेट कर लेते हैं क्योंकि कंपनीज़ की क्वालिटी काफ़ी हाई है, लेकिन ऊपर के लेवल पे लोग बेच भी देते हैं क्योंकि चैलेंजेस वही है कि ये स्टॉक्स री-रेट नहीं हो पा रहे हैं एंड ओवरऑल वैल्यूएशन सेक्टर का बहुत ज़्यादा चीप नहीं है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ कि ये सेक्टर में अगर आप ट्रेडिंग कर सकते हो तो ऑब्वियसली बाय ऑन डिप करके आप ट्रेड कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये सेक्टर थोड़ा-सा लो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में फँसा हुआ है। वो जब तक मैक्रो सिचुएशन के ऊपर क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि ये सेक्टर एक लो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी से निकल के थोड़े से बेटर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में जल्दी आ पाएगा। तो उस चीज़ के लिए मुझे लग रहा है कि टाइम है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा-सा कॉशियस ही रहूँगा ऑन आईटी सेक्टर। लेकिन सेलेक्ट स्मॉल कैप, मिड कैप ये सब स्पेसेस में वहाँ पे हमेशा एक्शन रहेगा और उस हिसाब से स्टॉक पिकिंग के हिसाब से 1-2 एरियाज़ हैं जो आईटी सेक्टर में अच्छे रह सकते हैं। बट ओवरऑल जो सेक्टर है, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा चैलेंजिंग ही रहेगा। ओके, नवीन जी वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। तो आईटी स्पेस को लेकर आप तो कॉशियस हैं, लेकिन इस मूड माहौल में भी देखें आप, मार्केट पूरा दबाव में, एक स्पेस जो थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कुछ और स्पेस के अलावा, वो है हेल्थ केयर स्पेस। और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं शो में, फोर्टिस हेल्थ केयर देख लीजिए आप, ग्लोबल हेल्थ की अभी हमने बात की, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे, तो स्ट्रीट ने भी रिवॉर्ड किया है। अब वजह क्या है इस स्पेस के चलने की? क्या ये ट्रम्प प्रूफ सेक्टर लग रहा है आपको? यही एक कारण है जो थोड़ी डिफेंसिव बाइंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, और आगे कैसे ग्रोथ देख रहे हैं आप स्पेस में? जहाँ तक कि हेल्थ केयर सवाल है, ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है ऑब्वियसली। इसमें जो है ग्रोथ रेट काफी सेक्युलर है, इसमें बहुत सारे टेलमेंट्स है, राइट? ये एक ऐसा सेक्टर है जो 20% कैगर पे ग्रो कर सकता है फॉर द नेक्स्ट डेकेड। वो स्पेस की कैपेबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स है उसमें, जहाँ पे जैसे कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, क्रिटिकल केयर का अवेयरनेस बढ़ रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही है, राइट? सो उस हिसाब से ऑब्वियसली ये जो स्पेस है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में काफी अच्छा रहेगा। एंड मार्केट में भी ये चैलेंजेस हैं कि मतलब जहाँ पे ग्रोथ नहीं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तो ग्रोथ की स्केर्सिटी बहुत हाई है। तो उस हिसाब से जो भी सेक्टर है जहाँ पे लग सकता है कि लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी ग्रोथ की स्ट्रांग रहेगी, वहाँ पे एलोकेशन बढ़ता रहेगा। तो उस हिसाब से हेल्थ केयर एक सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी मानते हैं, जहाँ पे मतलब ऑफ कोर्स नतीजे भी ठीक आते हैं, कंपनीज भी अच्छी हैं, क्वालिटी हुआ है वहाँ पे मैनेजमेंट की। तो उस हिसाब से वहाँ पे एलोकेशन कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और ये काफी की एलोकेशन सेक्टर बना हुआ है फॉर लॉट ऑफ फंड्स। तो नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और मेरे ख्याल से जितने पर्याप्त प्रश्न थे हमारे पास आप सभी पूछे हमने। मार्केट भी थोड़ा टफ ही है सर, बहुत